अमेरिका में दाएं बाजू की बढ़ती सियासत का नस्ली अक़लियतों पर क्या असर होगा? पाकिस्तानियों की दूसरी नस्ल ने तवक्को की थी कि जिस मुल्क ने उन पर दरवाजे खोले थे, ये दरवाजे अचानक बंद होना शुरू हो जाएंगे। नस्ली अक़लियतों के पास मसले का हल क्या है, इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर जियो न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम। हमारे साथ आज के मेहमानों में शामिल हैं रियासत मैसाचुसेट्स से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट शाहिद खान, जो कि बॉस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। रियासत टेक्सास से हमारे साथ हैं पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी। रियासत टेक्सास से ही हमारे साथ हैं पाकिस्तानी अमेरिकन अटर्नी आयशा यूकी। और न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं सीनियर तजज़ियाकार प्रोफेसर फैज़ान, जबकि रियासत लुजियाना के शहर बैटन रूज से हमारे साथ हैं डॉक्टर पामेला, जो मेयर ऑफिस की चीफ ऑफिसर हैं। और फ्लोरिडा से एडोनिया सिम्पसन हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि अमेरिकन्स फॉर इमिग्रेंट जस्टिस के फैमिली डिफेंस प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मौजू पर गुफ्तगू से पहले हम वाशिंगटन जाएंगे, जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद ने पाकिस्तानी अमेरिकन से ये जानने की कोशिश की है कि वो दाएं बाजू की सियासत से किस कदर फ़िक्रमंद है और उनके नज़दीक नस्ली अक़लियतों का मुस्तक़बिल क्या है। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज़ की तारीख उतनी ही पुरानी है जितना खुद अमेरिका। इस तजाद को पाटने की बारहा कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये कामयाबी वक्ती साबित हुई। सदर ओबामा के दौर में ये बात होती थी कि ब्लैक फेसेस इन हाई प्लेसेस, यानी जो स्याह फाम हैं वो आला ओहदों पर पहुंचकर हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन नस्ली इम्तियाज़ और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक की जड़ें मजबूत लगती हैं और सदर ट्रंप ने इसको मजीद हवा दी। इनके दौर में ब्लैक लाइव्स मैटर की तहरीक आगे बढ़ी। मुफाहमत का रास्ता चुनने के बजाय उन्होंने वाइट सुपरमेसिस्ट को बढ़ावा दिया। इन्हीं के दौर में बाज़ इदारों में डाइवर्सिटी ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी गई। साथ में व्हाइट हाउस के साथ काम करने वाले इदारों को ये तंबीह भी की गई कि वो सिर्फ सफ़ेद फार्म स्टाफ के साथ काम करेंगे। अपने सदारती मुबाहिसे में उन्होंने स्टैंड बैक और स्टैंड बाय का ऐलान भी किया। जी, मैं ज़ाती तौर पर फ़िक्रमंद हूँ कि अगर दूसरी दफ़ा भी ट्रंप की टीम जीत गई, राइट विंगर जीत गए, तो इमिग्रेंट्स और स्पेशली नॉन वाइट इमिग्रेंट्स के साथ क्या होगा। एक वो पाकिस्तानी जो डायरेक्ट दाएं बाजू के साथ अपने मफाद के लिए जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो बचे हैं वो सब के सब मैं समझती हूँ डेमोक्रेट्स का साथ देंगे और दे रहे हैं। अमेरिका आज भी इमिग्रेंट्स का मुल्क है और ऐसा ही समझा भी जाता है, और यही लोग हैं जो मुख्तलिफ कम्युनिटी के साथ मिलकर इस किस्म की पॉलिसी के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं और दाएं बाजू की इस सियासत को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अजीम खान के साथ वाजिद अली सैयद, जियो न्यूज़, वाशिंगटन। लोगों की राय क्या थी, वाजिद अली सैयद के ज़रिए से आपने देखा। शाहिद खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शाहिद साहब, आपकी जनरेशन जब अमेरिका आई तो क्या आपने तस्वुर किया था कि इस मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स सदर मुंतखब हो जाएंगे और दाएं बाजू की सियासत इन हदों को छुएगी जहां तक हालात आज पहुंच चुके हैं अमेरिका के बेशतर रियासतों में? बहुत शुक्रिया जुनैद मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए, और ये बहुत अच्छा सवाल है। इस किस्म की सूरत हाल में हम तो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, हमारे सोचने ना सोचने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जो ब्लू आइड अमेरिकन और जो बॉर्न एंड रेज्ड है, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग है। वो ये सोचना समझना कि इस किस्म के एक साहब एज ए प्रेसिडेंट आपको रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में, और दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन पर वो है, और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये चैलेंज उन लोगों के लिए ज़्यादा है। हम लोग तो इसको डील कर रहे हैं और हम इससे डील करते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था यकीनन। Then we are joined by Dr. Pamela Revere-Jones from state of Louisiana. She's in the city of Baton Rouge and she is the chief officer of mayor officer there. Dr. Pamela, Joe Biden has admitted that there is institutional racism in America. How concerned are African American communities with the white supremacist ideologies taking deeper roots? Do they fear another Trump administration will add fuel to the fire? Yes, from my perspective, and first of all, thank you for having me on. From my perspective, I feel there's a tremendous concern felt by African Americans in the community regarding the growing stance of white supremacy.
If you think about what's happening here, any leadership, administration overall that fails to denounce white supremacy creates a huge concern for African Americans overall. The city of Baton Rouge, we've seen our own share of problems. However, our mayor has taken a huge stance against any hate that would be spread in our city, and we need to see that from a national stance. The country looks for our leadership, especially our president, to be able to stand up for all individuals, all Americans, Black, brown, beige. We want to see, as a united America, leadership that is moral, that is ethical, that takes a stance against violence against any community of color. डॉक्टर अर्जुमंद, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन ही नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन, और हद ये है कि अमेरिका के सफ़ेद फार्म तबके को भी मुल्क में जो बढ़ती हुई दाएं बाजू की सियासत है उस पर तशवीश है, और उन्हें फ़िक्र है कि सदर ट्रंप अगर दोबारा मुंतखब होते हैं तो ये लहर और बढ़ सकती है। आपके ख्याल में क्या ये खदशात बिलाजवाज़ हैं या फिर किसी हद तक जायज़ हैं ये खदशात? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिला जवाज़ हैं, बिकॉज इसकी वजह है थोड़ा बहुत बढ़ा है। ऑब्वियसली ये ब्लैक एंड वाइट का जो इशू है ये ज़्यादा बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टाइम। लेकिन ये कहना कि डेफिनेटली और बढ़ जाएगा, ये कहना ज़रा मुश्किल है, और ये बिल्कुल प्रयास आराई होगी इस बात के ऊपर कि बढ़ जाएगा। ये वैसी बात है कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए तो उस वक्त कोई नहीं समझ सकता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट होंगे, लेकिन ही गॉट इलेक्टेड। तो क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। ये मैं जरूर कहूंगा कि किसी हद तक ये बात सही है कि थोड़ा सा वाइट और ब्लैक के अंदर चीज बढ़ी है। ये आमतौर पे इतना नहीं देखा जाता था, लेकिन वन विल होप एंड प्रे that this is a very resilient country. This is a country that has gone through 9/11 and other bigger issues that have happened over here. So just like other issues have been handled, I would hope that we go past the race issue. And बावजूद इसके कि ये बात आपने जैसे कहा कि ये मुमकिन हो सकता है कि बढ़े, लेकिन मैं I am a positive thinker and I would think that things will get better once the election time is over. ये जो इतना डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें कमी आएगी बजाय बढ़ने के। आयशा साहिबा, अमेरिका में आज़ादी इज़हार राय की जो आज़ादी मौजूद है, इसमें ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां नस्ल परस्ती का सामना करने वाला शख्स इश्तियाल में आकर ऐसा काम कर देता है जो गैर कानूनी हो जाता है और सज़ा खुद उसे भुगतना पड़ती है। तो आपके नज़दीक इस नस्ल परस्ती का सामना करने वालों को क्या इंसाफ मिलना आसान है? देखें, अभी हमारे जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस तरह का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जहाँ पे लोग सिक्योर नहीं फील करते। जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उन्होंने ब्लैक लाइव्स मूवमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है, ये मूवमेंट 2013 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अगर आप उनकी इलेक्टोरल हिस्ट्री को देख लें, वो ओबामा के पीछे गए थे। उन्होंने बर्थर मूवमेंट स्टार्ट की थी कि ओबामा US सिटीजन नहीं है। तो ये जो वाइट सुप्रीमेसी है ये शुरू से हो रही है बेसिकली। और अब अगर आप देख लें, आई मीन डेफिनेटली ये चीज़ बहुत मुश्किल है अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है वो उनके खिलाफ बेसिकली जा रहा है। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, दे हैव वेरी लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस, और उनको इस चीज़ का सामना करने के लिए उनको एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो हम सब की आवाज़ हो, जो सारी इमिग्रेंट कम्युनिटी की आवाज़ हो। Okay, हम एडोनिया सिम्पसन की तरफ बढ़ेंगे। एडोनिया, we have seen some trends that immigration policies are being adopted, that even people are avoiding taking driving licenses, fearing that they may have a negative point while driving on the road, and it may negatively impact on their status. This is something really serious. So what is the aim of this administration, you think? I think the aim of this administration has really been to create a lot of fear and misinformation in the community. They've been extremely successful in that. Being here without an immigration status is a civil offense, which means that they can put in immigration civil proceedings. However, we've seen an increased interaction with local law enforcement, which creates a lot of concern and fear in the community. We see a lot of individuals who may be driving without a license because they're unable to obtain a license, and that could potentially end up with them being stopped
by law enforcement and put in removal proceedings. So I think this administration has been extremely successful in sowing a huge amount of fear in the community and preventing people from oftentimes seeking things that may be available to them, such as driver's licenses, such as benefits, and it's extremely concerning. Okay. प्रोफेसर फैजान, एक ऐसा मुल्क जहां मुसलसल इमिग्रेशन बढ़ रहा हो, नौकरियां कम हो, मुल्की कर्जा रिकॉर्ड सतह पर हो, क्या ट्रंप इंतजामिया हक बजानिब है किसी हद तक कि इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए? जुनैद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। असल में मैं कुछ थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक साइड जो है उसकी रिप्रेजेंटेटिव कम है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक ऐसे मुआशरे को और ऐसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस करती है, जो रूरल एरिया में रहती है और जो समझती है कि इमिग्रेंट्स ने उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को कम किया है और उनके बच्चों के लिए कम जो है वो मौके हैं, और उसके साथ साथ उनकी तालीम भी कम है और उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि ज़्यादातर इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो बड़े शहरों में रहते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा तवज्जो जाती है, वहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन होती है बजट की। तो एक जब प्रेसिडेंट क्लिंटन रन कर रहे थे अपने प्रेसिडेंसी 90s में, तो एक फ्रेज थी जो कि बड़ी कॉमन हुई थी, उसका नाम था, उसको कहते थे इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड। सो ये जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक्स है, ये रूट कॉज है, और जब तक ये रूट कॉज जो है इसको डेमोक्रेट्स ने इग्नोर किया है, जिसकी वजह से ये मौके पैदा हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके हाथ रंगे हुए ना हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो हैवी हैंडेडनेस है उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक रिएक्शन हुआ है मिनॉरिटीज़ में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी प्रेसिडेंट ट्रंप की बाज़गश्त सुनी जाती है। खासकर जो हमारी अपर मिडिल क्लास है, हम समझते हैं कि वो थोड़ी सी डिवाइडेड है इस मामले में, लेकिन बहरहाल जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं उनका पल्ला भारी है। ये वो वजूहात हैं जो कि काम कर रही हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो दी गई तो ये चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। हमारे साथ अमेरिका से मेहमान मौजूद हैं, दिलचस्प गुफ्तगू जारी है अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे नस्ली अक़लियतों के पास इस मसले का हल क्या है। वेलकम बैक। नस्ली अक़लियतों और मुसलमानों से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप के बाज़ बयानात पर मुख्तलिफ हल्के कड़ी तनकीद करते हैं, मगर ये तनकीद भी सदर ट्रंप के हक़ में ही जाती है, क्योंकि सदर के हामी एक ऐसी ही पॉलिसीज़ के हामिल शख्स को पसंद करते हैं। मसले का हल भी जानेंगे, मगर पहले न्यूयॉर्क से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाकई ये सवाल इंतहाई अमली और फिक्री नौयत का है कि इस वक्त अमेरिका में दाएं बाजू की जो सियासत चल रही है, इसके नताइज और इसके मुज़मरात जो हैं वो मुसलमानों पर और पाकिस्तानियों पर क्या हो सकते हैं। दाएं बाजू की सियासत के फ़रोग़ से ये जो हवा चली है, इससे पाकिस्तानी हज़रात कुछ परेशान हैं और ख़ौफ महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ में तब्दीली आएगी, कारोबारी मामलात के अंदर मुश्किलात पैदा होंगी। पाकिस्तानी और जो दूसरी अक़लियतें हैं वो दाएं बाजू की सियासत के गैर इम्तियाजी सलूक से परेशान तो लाजमी हैं, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने इस बात को बहुत आम और कॉमन बना दिया है। इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद तो हम हैं, लेकिन यहाँ के कानून के अंदर जो है ना, इसकी नस्ली तासुब वगैरह की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। इस मामले में कानून बहुत सख्त है कि 3 नवंबर को ये नस्ल परस्तों के दरमियान और रंगदार लोग अक़लियतों के दरमियान, प्लस जो इस मुल्क के जो हैं वाइट लिबरल हैं या तरक्की पसंद है, उनके दरमियान जंग है। कि मुसलमान इस वक्त भी एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो गैर मौसर हैं, और इंतखाबी नताइज के बाद भी इस सूरत हाल जो है ये ना सिर्फ बरकरार हो रहेगी, बल्कि इम्कान इस बात का भी है कि वो शायद अगर बाइडन ना जीते तो शायद वो इसमें मौसर भी न रहे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ अजीम मियाँ, जियो न्यूज़। डॉक्टर अर्जुमंद, ब्लैक लाइव मैटर के मुजाहरों में तोड़फोड़ और लूटमार होती है। अभी भी जिस तरह फिलाडेल्फिया में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस तरह के वाक़यात से सदर ट्रंप को किस हद तक सियासी फ़ायदा होता है?
دیکھیے پروٹیسٹ کے خلاف کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. ہم سب اگر کوئی جینوئن پروٹیسٹ ہے تو اس پہ ہم سب لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ وائلنس اور ڈسٹرکشن آ جائے تو I don't think there is any American who will stand up for that kind of behavior. And as such, شروع میں یہ جو کچھ وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کا زور زیادہ تھا, لیکن جس وقت سے یہ بلیک لائف میٹر میں وائلنس شروع ہوئی اور ڈسٹرکشن شروع ہوا, تو آئی تھنک انسٹیڈ آف گیننگ سپورٹ دیٹ کاز واز ہرٹ quite a bit because of all the destruction and violence, and I think اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو definitely کچھ فائدہ ہوا ہے. He has, I'm sure, gained some votes because normal Americans will, nobody is against protesting, but people are very much against violence. ایک بات میں اور کہوں گا جو کہ آپ کے پہلے one of the panelists said کہ بلیک لوگوں کے لیے جسٹس کا سسٹم صحیح نہیں ہے بالکل. یہ جو ہے یہ بہت ہی it's a very significant statement to say that because you're basically criticizing the entire justice system. غلطیاں ہوئی ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ غلطیاں کی گئی ہوں, لیکن یہ کہنا کہ سارا جسٹس سسٹم غلط ہے اور یہ کہنا کہ سارا جسٹس سسٹم is not geared towards black people or it's geared towards white people, I think that would be an overstatement. اوکے, آپ نے احتجاج کی جو شروع میں بات کی کہ وہ سب کا حق ہے. شاہد خان صاحب, احتجاج اپنی جگہ, مگر بلیک لائیوز میٹر مظاہروں کے دوران جو لوٹ مار ہوئی اس نے ڈیموکریٹس کے خلاف صدر ٹرمپ کے موقف کو کیا مضبوط نہیں کیا, جس طرح سے وہ پھر اس کے اوپر بیان دیتے رہے. جارج فلوئڈ کے قتل کے بعد ہوا, فلیڈیلفیا میں بھی اب اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. دیکھیے, میں ارجمند کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پروٹیسٹ کی سب کو اجازت ہے, لیکن اس بات سے بھی آف کورس ڈس ایگریمنٹ ہے پورے امریکہ کا اور جو بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. بیکاز واٹ ہیپنز از کہ جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے, جو کرمنل ایلیمنٹس پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں اور وہ اس میں انگیج ہو جاتے ہیں اور دے کریٹ وائلنس, دے کریٹ ڈسٹرکشن, دے کریٹ ایک آرگنائزڈ کرائم جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں. تو آف کورس اس کو تو کوئی انڈورس نہیں کرتا, اس کو تو اٹ از جسٹ امپاسبل کہ جو بائیڈن یا اینی ادر ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو انڈورس کرے گا. آف کورس پروٹیسٹ از ایوری باڈیز رائٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو اس میں سرفیس ہو جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جس طرح سے لوٹ مار ہو رہی تھی وہ عام لوگ نہیں کر سکتے. وہ عوام جو ہے وہ جو ایک اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں اور جس طریقے جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی آرگنائز لوٹ مار نہیں کر سکتے. لیکن جس طرح وہ ہو رہی تھی تو اس کو تو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا, اور ڈیموکریٹ اس کو آف کورس دے ڈس ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے. عائشہ صاحبہ, قانونی طور پر امریکہ آنے والے پاکستانیوں کو ان 4 برسوں میں کس طرح کے مسائل کا سامنا رہا ہے, اور اگر آپ اس کے صدر اوباما کے دور سے موازنہ کریں تو کیا فرق رہا ان 4 برس میں جو بہت زیادہ واضح طور پر جس نے متاثر کیا لوگوں کو؟ تھینک یو. I'll come to this question, لیکن میں تھوڑا سا بات کو ریوزٹ کرنا چاہ رہی ہوں جو جسٹس سسٹم کے بارے میں ہے. سو بیسکلی دیر از سم تھنگ کالڈ سسٹمک ریسزم. تو یہ بالکل اوور اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. سسٹمک ریسزم میں یہ ہوتا ہے کہ جو صدیوں سے ریسزم آ رہا ہے فرام دا ٹائم آف سلیوری. This is a very well known, very well researched fact. So systemic racism is a problem in the United States. اور یہ جو emotions ہیں جو ہم rioting اور protest کی بات کر رہے ہیں, of course, violence کو condemn کرنا چاہیے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ root cause کیا ہے اس violence کی. When police officers are killing innocent black Americans, the anger is against the police system. It is against the judicial system. تو اس چیز کو بس میں نے I wanted to bring that up because it's very important to understand. جہاں تک ان پچھلے 4 سالوں کی بات ہے, میں آپ کو I'll take you back to the DFW airport جب مسلم بین اناؤنس کیا گیا تھا. 700 there were 700 I believe 700 travelers detain ہوئے تھے. 60,000 visas were revoked. اور یہ میری لائف ٹائم میں تو پہلی دفعہ میں نے ایسا دیکھا تھا. اور جب ہم ایئرپورٹ گئے تھے تو ہر دنیا کے ہر کونے کا بندہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں, یو کین سی آل سورٹس آف پیپل. اور وہ آئے تھے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. DFW ایئرپورٹ واز فل آف پیپل پروٹیسٹنگ دا مسلم بین. تو مطلب یہ چیز مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کوئی بھی پاکستانی امریکن یا مسلم امریکن اس پریزیڈنٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے جس نے اس طرح کی ایکشن لی, اتنی سخت ایکشن لی.
So that's the one thing I will comment on. Okay. Dr. Pamela, since George Floyd's brutal murder, America has shown that a lot can be changed. Whatever happened after that incident. We have seen widespread Black Lives Matter protests, controversial statues are taken down, names of the streets and buildings are made more acceptable. Mississippi's Confederate theme flag is dropped, and even police department is making changes. It has been happening in last many months. What is at the stake if President Trump is re-elected on 3rd November election? So I think to the first part of the question is yes. You know, I'm optimistic by some of the responses that we have seen as a result of George Floyd's death. However, I do feel that it is not clear at this time for us to be able to report that at the present time there isn't a light at the end of the tunnel. I strongly feel that this proactive stance has happened because of senseless deaths. And it's awful that it takes the killing of innocent people in order for change to be propelled. In order for me to feel comfortable with saying there's any light at the end of the tunnel, we have to see a decrease in the number of murders and killings. And I'm referring to people who are performing, not those who are performing criminal acts. But we're talking about individuals who are being mistreated by law enforcement. We're talking about people who see abuse and injustice throughout the country. We're talking about senseless murders of innocent brown and Black individuals. And then just lives of individuals because of their ethnicity. They have to walk in fear every day. And so if you ask me, I see a crack. I don't see light yet. And I think that's what's necessary in order for change to be brought about. Adonia, most ethnic minorities fear that post-pandemic, a Republican administration will further tighten immigration laws, which is a difficult topic, in the name of strengthening economy. Do you see some way out for those who came to US as minors and now find themselves at the mercy of Trump administration, and if they continue this policy, if they win the election? So we've had over 800 policy changes since this administration came into office. And it's pretty clear that a lot of these policies are directed at saying what sort of immigrants we want, and really particularly target and exclude immigrants of color. In regards to the youth, children who came here when they were young, many of them had the benefit of a program called the Deferred Action for Childhood Arrivals. It was an executive order by President Obama. As we've seen, that has since been terminated by the administration, and it went up to the U.S. Supreme Court. Ultimately, the Supreme Court held that the termination was improper. So we do anticipate seeing another termination down the road should this administration be elected. And what's concerning about that is this program does not offer any pathway to permanency, and many of these young people could be left out in the cold with no opportunity to work, facing removal, which is extremely concerning. And ultimately, Congress needs to act. Congress needs to do something. We need to change the immigration laws to meet the current needs of our country. Alright. प्रोफेसर फैजान, जो पॉलिसीज सदर ट्रंप ने अपनाई हैं, इनमें से बहुत से उमूर पर यू टर्न तकरीबन नामुमकिन है। तो आपके नज़दीक क्या जो बाइडन सदर बनते हैं, अगर वो इंतखाब जीत जाते हैं, तो कम से कम इमिग्रेशन के मामले पर नस्ली अक़लियतों को सुख का सांस मिल सकेगा क्या, और या फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है उनकी कैंपेन ने, ताकि वो तमाम जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको रीच आउट कर सकें। उसमें हम देखते हैं कि हर सेगमेंट के जो लोग हैं उनको उन्होंने अप्रोच किया है। तो उनके जो प्रॉमिसेस हैं वो उनको डिलीवर करने पड़ेंगे, वरना वो सपोर्ट खो देंगे अपनी। तो उनके लिए ये है कि उनको ऐसे जो जिनको हम पीपल ऑफ कलर कहते हैं उनके लिए डिलीवरी जो है उनकी उनकी जो कैंपेन है उसका हिस्सा है, उनको ये डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ वो ये बात बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि
अक़लियत की अक्सरियत से इलेक्शन नहीं जीतते, अब अक्सरियत की अक्सरियत से इलेक्शन जीतते हैं. We don't win the election with the majority of the minority, but because of the majority of the majority. इसलिए उन्होंने स्केल बैक किए हैं अपने वो उन्होंने जो वादे किए थे, जिस तरह फ्रैकिंग का है, एनवायरमेंटल है, इस किस्म के उनको स्केल बैक करने पड़ेंगे, वरना उनके इलेक्शन जो हैं वो उनको वो लूज कर सकते हैं या उनकी स्टैंडिंग जो पब्लिक में है वो कम हो सकती है. इसमें एक और बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि वो अमरीकी निज़ाम के बारे में कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम करती है जो हर लम्हे अपने अमल का हिसाब. जो अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो इसकी मिलिट्री में नहीं है, वो इसकी इस कैपेसिटी में है कि अमेरिका अपने आप को करेक्ट करता रहता है. सेल्फ करेक्शन का जो प्रोसेस है अमेरिका में वो बहुत स्ट्रांग है. इसी वजह से ये कौम जो है सब लोगों से आगे है. तो मुझे इस बात से पूरी उम्मीद है कि ये एक और जो करेक्शन हुई है अमेरिका की सोच में, इससे अमेरिका एक नया और ज़्यादा मजबूत अमेरिका जो है वो बाहर उभरेगा. सही है. हम यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे. डॉक्टर फैज़ान की गुफ्तगू आपने सुनी. ब्रेक के बाद हम बात ये करेंगे कि सदर ट्रंप दोबारा मुंतखब हुए तो नस्ली अक़लियतों का मुक़द्दर क्या होगा. हमारे साथ शाहिद खान साहब, क्या इस बार तमाम डेमोक्रेट्स जो बाइडेन को अपना लीडर समझकर उन्हें वोट देने निकल आएंगे? यानी जिस तरह की एक ज़रूरत महसूस की जा रही है डेमोक्रेट्स के लिए कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और बहुत ही ज़्यादा उम्मीदवार का मजबूत होना ज़रूरी है, इन हालात को समझते हुए? बहुत अच्छा सवाल है. और इसमें हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो 2016 के, उसमें बिकॉज जो पोल्स देख रहे थे और जो डेमोक्रेट्स जनरली स्पीकिंग के वो घरों से बाहर नहीं निकले वोट देने के लिए. पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और मिशिगन में हिलरी क्लिंटन सिर्फ 70,000 वोट से हारी. तीन बैटल ग्राउंड स्टेट्स को अगर आप कंबाइन टुगेदर, तो इस मरतबा जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो एक्शन ग्रुप्स और एक्टिविस्ट जो इसमें मसरूफ़ हैं वो यही चाहते हैं कि वोटर घर से बाहर निकलें और वोट दें. अभी भी आप देख लीजिए कि तकरीबन 60 मिलियन से ज़्यादा, 65 मिलियन अब तो हो गए, लोगों ने वोट ऑलरेडी अपने कैस्ट कर दिए हैं. और उसमें जो अब सर्वेज आ रहे हैं उसमें ऐसे लग रहा है जैसे डेमोक्रेट्स ने ज़्यादा वोट्स काट सके. तो मुझे बस यही उम्मीद है कि डेमोक्रेट घर से बाहर जाएंगे और वोट देंगे और अपने कैंडिडेट को कामयाब करेंगे. बैटल ग्राउंड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फोकस है जो मीडिया कैंपेन पर और जो एक्टिविज़म है बहुत ज़्यादा है. तो मोस्ट लाइकली कि पिछली दफ़ा की जो गलती है वो रिपीट नहीं होगी. शाहिद साहब इलेक्टोरल वोट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, चूँकि कुछ रियासतें ऐसी हैं जिस मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इन तीनों के कुल मिला के इलेक्टोरल वोट्स बहुत ज़्यादा है, 46 वोट बनते हैं. आयशा साहिबा, आपके नज़दीक इमिग्रेशन और सफ़ेद फाम नस्ल परस्ती इस इलेक्शन में कितना अहम रोल अदा करेगी? चूँकि बहुत सारी बात हो रही है कोरोना वायरस की और फिर मईशत की भी, लेकिन इन चीज़ों की अहमियत कितनी ज़्यादा होगी? हमने पाकिस्तानी अमेरिकन्स को सर्वे किया था और हमने उसमें देखा है सर्वे में कि रेस और इमिग्रेशन का इशू टॉप का इशू है. तो आई थिंक दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज आई थिंक हमारी कम्युनिटी समझती हैं कि अमेरिका में फैशिज्म और वाइट सुप्रीमेसी की कोई जगह नहीं है. और ये जो इलेक्शन है ये हमारी लाइफ टाइम का सबसे अहम इलेक्शन है क्योंकि वी ट्रूली आर फाइटिंग फॉर द सोल ऑफ आवर नेशन. और जहाँ तक पाकिस्तानी और मुस्लिम अमेरिकन का सवाल है, आई मीन वी कैन ऑल्सो लुक एट द लास्ट सर्मन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिसमें उन्होंने भी कहा था कि एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब एंड अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक. एंड आई थिंक दीज आर वेरी टेंस टाइम्स. तो ये इशू डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. Donia, do you see immigration and racial tension will play a significant role when it comes to polling on November 3rd? Or for the people who've been voting, because more than 50 million voters have already, used the right to vote? Absolutely. We have so many mixed status immigrant families, which means that there are family groups that have people that are undocumented, maybe have temporary protected status, and U.S. citizens. And we know a lot of individuals are going to be exercising their right to vote on behalf of their loved ones who cannot vote.
And as mentioned earlier, so many of the policies that we've seen over the last 4 years have clearly been motivated by a racial animus. And you combine the concerns about immigration and keeping families together with the systemic racism that was mentioned earlier, I think this is going to be a very big issue for people when they turn up. Dr. Pamela, there is a chance that on November 3rd, Joe Biden may be able to win a popular vote, but he remains unable to win the Electoral College votes, just like it happened in Hillary Clinton's case. Do you think a repeat of what happened in 2016 will be accepted with open hearts? Or there is a chance, or there is a possibility that mass protests and even violence may erupt in different parts of the United States? Is there a fear for that? Yeah, absolutely. I think there's a growing concern on throughout the America in many states, fear, and have concerns. We're seeing things on chat rooms. We're seeing individuals on social media vetting out just very negative commentary. And so I do believe that there is a sense of tension throughout America in terms of what type of response could be had. I do feel, though, that as individuals, we must join in a united effort to really pray for peace throughout the United States, because we don't want to see this type of activity spread to other countries as a result of what America decides to do. And so my direct answer to the question is yes, I do believe that there are concerns, but I would hope that civil unrest does not occur here. But if we look at the trend that we have seen as a result of the murders, I do believe that individuals in America are going to have an active response to an election that they feel is unfair. डॉक्टर अर्जुमंद, आपके नज़दीक सदर ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने से पाकिस्तानी अमेरिकन्स ख़ुद को और अपनी नई और आने वाली नस्ल को क्या ज़्यादा महफूज समझेंगे? क्या ये मुमकिन है? Junaid, I've lived in this country for 30 years. I've been elected the mayor in rural America 3 times. And मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ना मैंने पहले अपने आप को गैर महफूज फील किया है और ना मैं अपने आप को गैर महफूज फील करता हूँ. इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप से कई प्रेसिडेंट पहले गुजर चुके हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद कई प्रेसिडेंट्स और आएंगे. इन सब के अंदर ये सोचना कि मैं गैर महफूज हो गया हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है. I live in actually Trump country, which is rural America, which is what voted for President Trump. I feel perfectly safe, and I'm very comfortable living over here. I have no issues whatsoever of any kind. कि मुझे ना रेस की परेशानी है ना रिलीजन की. सब सारा शहर जानता है कि मैं मुसलमान हूँ. I'm a practicing Muslim, and I got elected by majority of the voters who have the same voters who have voted for President Trump. तो मुझे गैर महफूज होने की कोई वजह नहीं है बिल्कुल. और ना मुझे ये सोचने की जरूरत है कि आने वाली नस्लें हमारी गैर महफूज होंगी. सही है. प्रोफेसर फैजान, आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बड़ी अहम बात की कि अक़लियत की अक्सरियत से नहीं, अक्सरियत की अक्सरियत से जीता जाता है इलेक्शन. लेकिन फिर भी अगर हम जो नस्ली अक़लियतें हैं उनकी सिर्फ बात करें, उन पर फोकस करें, तो उनके पास इस मसले का हल क्या है? जिस दौर से या जिन हालात से वो गुजर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए उनके पास फिर तरीका क्या है? ये उनका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है इंटीग्रेशन. और जितनी भी अक़लियतें जो हैं वो इंटीग्रेट कर चुकी हैं या कर रही हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है पहले से बहुत बेहतर है. ये बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने जो अपनी इलेक्टोरल बेस है वो उन लोगों को बनाया है जो कि एक्सट्रीम राइट है या राइट ऑफ द सेंटर हैं फॉर श्योर, यानी कि वो दाईं तरफ के जो लोग हैं. अब उनका ये एक बेस जो है जिसको वो मोबिलाइज करते हैं बार बार, ऐसे ही जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपने बेस को मोबिलाइज करती है. लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ये एक एडवांटेज है कि उनका डाइवर्स उनका जो बेस है वो डाइवर्स है. उसमें बहुत से लोग हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के और वो उनकी हेल्प करते हैं. रिपब्लिकन पार्टी भी ऐसी होती थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है उस बेस को कैपिटलाइज नहीं कर सकी. अलबत्ता हम देखते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन्स भी हैं रिपब्लिकन पार्टी में, एशियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, दूसरे भी हैं. तो रिपब्लिकन पार्टी में भी वो रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन जो
जो उनका इमेज है वो ऐसा नहीं है कि भी हम ओपन हैं, कम टू अस एंड ऑल दैट। वो जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं अफ्रीकन अमेरिकन से और अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट से, जो कि सिविल राइट्स मूवमेंट थी। और इस वजह से हम देखते हैं कि उनकी इनरोड्स उन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा हैं, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा रहती हैं, जहाँ पर जो आबादी है वो कंसंट्रेटेड है, इसलिए उन इलाकों में आम तौर पर डेमोक्रेट्स जीतते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट बाइडन है, उन्होंने अपनी कैंपेन में बहुत कोशिश की है कि वो रूरल साइड पे या उन इलाकों में जाएं और जहां पर रिपब्लिकन बेस है, और उनको वापस लाने की कोशिश करें मेन स्ट्रीम अमेरिका में, क्योंकि उनमें एक जो एरिया है यूनियंस का, खासकर ऑटो यूनियंस का, ट्रक यूनियंस वगैरह का, तो ये लोग किसी ज़माने में रिपब्लिकन्स को सपोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन अब उनका जो रुझान है वो डेमोक्रेट्स की तरफ है। और इसमें जो डॉक्टर हाशमी ने फरमाया, मैं उसे सेकंड करता हूं, इसलिए कि अमरीकी मिजाज को समझने के लिए ये आप जान लीजिए कि मैं अक्सर कहता हूं कि अमरीकी जो हैं वो पाकिस्तानियों की तरह हैं। वो बहुत खुले दिल के लोग हैं, और अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, खुले दिल से लोगों से मिलना, ये बहुत हॉस्पिटल कौम है। हमें पूरी कौम से बदजन नहीं होना, जिस तरह हर मुल्क में होता है इस तरह इस मुल्क में भी है। लेकिन ये बात सही है कि जिस बेस को मोबिलाइज किया गया इलेक्शन में 2016 में, ये वो बेस है जिसने कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको गलत डायरेक्शन में शिफ्ट किया। प्रोफेसर फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दीगर मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। आयशा यूकी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पामेला रिवेयर जॉन्स, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद खान साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर अर्जुमन हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। और फ्लोरिडा से हमें ज्वाइन किया था डोनिया सिम्पसन ने। डोनिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। नस्ली अक़लियतें, एथनिक माइनॉरिटीज़, उनके जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, और उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनके मसाइल का हल क्या है, इस पर आपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू देखी। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।